इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जीएसटीआर 3B के लिए एफएक्यू जारी कर दिया है। हाँ दोस्तों, इस एफएक्यू में आपको ब्लॉक क्रेडिट किस कॉलम में दिखानी है, इनएलिजिबल क्रेडिट किस कॉलम में दिखानी है, वो सब दिया गया है और उसमें आरसीएम के बारे में भी बताया गया है। तो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले ये एफएक्यू की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं जीएसटीआर 3B की एफएक्यू जो आईसीएआई ने जारी किया है उसके बारे में। आज के इस एडवाइजरी रोड मैप में हम 5 मेन पेन पॉइंट्स कवर करेंगे: आईटीसी रिवर्सल, आरसीएम की दिक्कतें, आईएमएस डेटा मैनेजमेंट, नॉन कंप्लायंस को सुधारना और लास्ट में पोर्टल का ऑटो पॉपुलेशन सिस्टम। चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, आईटीसी रिवर्सल एरर्स को सुलझाना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पोर्टल परमानेंट और टेम्पररी रिवर्सल्स के बीच एक बहुत ही सख्त लाइन ड्रॉ करता है। मान लीजिए टेबल 4B1 एक वन वे स्ट्रीट है, जो यहाँ गया वो कभी वापस रिक्लेम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ टेबल 4B2 टेम्पररी रिवर्सल्स के लिए हैं जिन्हें आपको फ्यूचर में रिक्लेम करना है। और याद रखिए, रिक्लेम लेजर सिर्फ इसी दूसरी टेबल को ट्रैक करता है। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियां तो होती हैं, राइट? क्या हो अगर आपने गलती से कोई टेम्पररी अमाउंट इस परमानेंट वाली टेबल में डाल दिया? पोर्टल आपको इसे सीधा रिक्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं देता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आईसीआई ने इसे बहुत ही सिंपल कर दिया है। आप बस अगले किसी महीने के रिटर्न में अपने एक्चुअल परमानेंट रिवर्सल के अमाउंट से इस गलती वाले अमाउंट को नेट ऑफ कर दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब बात करते हैं रूल 42 और 43 के प्रोविजनल रिवर्सल्स की। इसे हैंडल करने का तरीका काफी स्मार्ट है। चूंकि फाइनल कैलकुलेशन तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही होनी है, तो हर महीने के रिवर्सल को टेबल 4B2 में एक टेम्पररी रिवर्सल की तरह दिखाना सबसे बेस्ट अप्रोच है। फिर साल के अंत में जब फाइनल हिसाब हो जाए, तब आप इसे टेबल 4B1 में परमानेंटली सेटल कर सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक आपके क्रेडिट्स को हमेशा के लिए फंसने से बचा लेगी। मूविंग ऑन, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जुड़ी बाधाओं को पार करना। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। मान लीजिए आपने आरसीएम क्रेडिट को टेम्पररी रिवर्स किया था और अब उसे रिक्लेम करने का टाइम आ गया है। उसे वापस उसी ओरिजिनल आरसीएम टेबल में डालने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सही तरीका यह है कि आप इसे टेबल 4A5 यानी ऑल अदर आईटीसी के थ्रू क्लेम करें और साथ ही टेबल 4D1 में इसका डिक्लेरेशन दें। बस इतना करने से आपका रिक्लेम लेजर वैलिडेशन मक्खन की तरह पास हो जाएगा। एक और राहत की बात बताऊं, अगर आपने 4A2 और 4A3 टेबल्स के बीच कोई क्लासिफिकेशन मिस्टेक कर दी है तो घबराइए मत। अगर टैक्स सही पे हुआ है तो आपका आईटीसी इनवैलिड नहीं होगा। हाँ, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स वाली सर्विसेज पर सेल्फ इनवॉइस बनाना मत भूलिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इंपोर्ट के केस में भले ही बिल ऑफ एंट्री जीएसटीआर 2B में शो न कर रही हो, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जीएसटीआर 3B में अपना आईटीसी बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोर्टल के एक बिल्कुल नए और हॉट टॉपिक की, आईएमएस और मिसिंग डेटा को मैनेज करना। तो सबसे पहले ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर आपका सप्लायर कोई क्रेडिट नोट डालता है और आईएमएस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उसे बस इग्नोर कर देते हैं, तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा और नतीजा आपके जीएसटीआर 2B में आईटीसी का अमाउंट अपने आप कम हो जाएगा। अब सोचिए क्या होगा अगर आपने वो आईटीसी किसी पिछले महीने में ही रिवर्स कर दिया हो। अगर आप अब जीएसटीआर 3B के ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को मैन्युअली चेंज करने जाएंगे तो पोर्टल रेड फ्लैग दिखा देगा, यानी वैलिडेशन एरर्स। इसका सही रास्ता यह है कि आप आईएमएस की आईटीसी डिक्लेरेशन फैसिलिटी का यूज करें। वहां क्लियरली बताएं कि ओरिजिनल इनवॉइस पर कितना आईटीसी लिया था और कितना रिवर्स करना बाकी है। इससे आप डबल रिवर्सल के झंझट से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद रियलाइज होता है कि कोई आउटवर्ड इनवॉइस छूट गया है, तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले फॉर्म जीएसटीआर 1A का यूज करना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे रेसिपिएंट का आईटीसी सेफ रहता है और आगे चलकर कोई मिसमैच भी नहीं होता। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस को बिना पैनिक किए कैसे सुधारा जाए। अब रूल 86B को ही ले लीजिए,
जो कहता है कि आप अपनी लाइबिलिटी का 99% से ज़्यादा आईटीसी से पे नहीं कर सकते। मान लीजिए गलती से आपसे ये लिमिट क्रॉस हो गई, तो क्या आपका क्रेडिट इनवैलिड हो गया? बिल्कुल नहीं। इसका फिक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप फॉर्म DRC 03 के थ्रू वो 1% शॉर्टफॉल कैश में पे कर दीजिए। उसके बाद जो 1% आपने पहले आईटीसी से पे किया था उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर दें, या अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर से फॉर्म PMT 03 के थ्रू लेजर में वापस क्रेडिट करने की रिक्वेस्ट कर लें। एकदम सिंपल। और फाइनली हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन में हम समझेंगे पोर्टल के ऑटो पॉपुलेशन सिस्टम के पीछे के मशीन लॉजिक को। यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सिस्टम कैसे सोचता है। टेबल 5.1 को देखिए। इंटरेस्ट यानी ब्याज के केस में अगर आप सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट से ज्यादा पे करना चाहते हैं तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे कम बिल्कुल नहीं कर सकते। और जहां तक लेट फीस की बात है, वो तो पूरी तरह से लॉक्ड है। आप उसमें एक पैसे का भी चेंज नहीं कर सकते। और हाँ, अगर कभी आपके क्रेडिट नोट्स आपकी आउटवर्ड सप्लाई से ज्यादा हो जाएं और लाइबिलिटी नेगेटिव में चली जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। पोर्टल बस इसे एक नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में डाल देता है। ये सिर्फ एक व्यू ओनली बैलेंस है जिसे सिस्टम खुद ब खुद आपके फ्यूचर टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सप्लेनर हम एक फाइनल थॉट के साथ क्लोज करते हैं। अगर आपको इन रूल्स की सही समझ है तो आप किसी भी वैलिडेशन एरर को बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं। सवाल अब ये है कि आप सिस्टम को आपको कंट्रोल करने देंगे या एक स्मार्ट और अवेयर टैक्स पेयर की तरह इन बारीकियों को समझकर आप पोर्टल को कंट्रोल करेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।